वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आईएएस को साझा करें। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन सारगर्भित सामग्री आपको युक्ति आईएएस द्वारा दिया जा रहा है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमारे जो पुराने मित्र हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इससे संबंधित जो भी टेस्ट होंगे वो आगामी कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। वो कब टेस्ट होगा उसके लिए आप तैयार रहें। चलिए, उस युक्ति आईएएस के जो सीरीज़ जो चलाई जा रही है आगामी एग्ज़ाम को देख के, जो भी परीक्षाएं होने वाली उसके लिए जो सीरीज़ चलाई जा रही है, सारगर्भित रूप से सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको आपको कुछ सेशन के तहत शामिल करना। तो उसी में एक पॉलिटी का एक पार्ट है, आज मौलिक अधिकार का लिया हूँ मैंने, जिसमें आपको इस मौलिक अधिकार के कुल आपको 42 पेज का पीडीएफ है, जिसे मैं प्रयास करूँगा 2 से 3 सेशन में समाप्त करने का। तो ये लंबा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने उन सभी आयामों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया हूँ जिसमें आगामी 20 वर्षों का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उसके 20 वर्षों का इसमें सभी प्रश्नों को तथा सभी पॉइंट जो परीक्षा में पूछे गए उनको शामिल करने का प्रयास किया हूँ। और इसके टोटल जो पीडीएफ 42 पेज का जो पीडीएफ मैं आपके सेशन के रूप में ले लूँगा, तो उससे अतिरिक्त आपको इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। क्योंकि मैंने जिस रूप से इसे तैयार किया है उससे आपके प्रश्न डायरेक्ट लड़ेंगे एग्ज़ाम में, डायरेक्ट आपके प्रश्न उसी रूप में होंगे जिस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को आप देखें और हो सके तो इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे आपको बिंदु मिलेंगे जो पॉलिटी के संदर्भ से महत्वपूर्ण है। उसे प्रत्येक आपको सब टॉपिक में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अगर ये मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो जो भी कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, उसके कार्य करने की प्रकृति, शासन प्रशासन का स्वरूप और भी जो भी आयाम है उसको समझने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसलिए इस सेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। आज के सेशन में मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल किया उसे देख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है मूल अधिकार, इसे मैंने सेशन की में शामिल किया। उसके साथ ही मूल अधिकारों के प्रकार को शामिल किया है। उसके बाद इसके अन्य अधिकार क्या क्या होते हैं उसकी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ इसमें मूल अधिकार की योजना क्या थी, क्यों लाया गया मूल अधिकार, इसमें अमेरिकी प्रतिमान, ब्रिटिश प्रतिमान और भारतीय प्रतिमान सब देखूंगा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इसमें आप जो भी डिस्प्यूट हुए हैं इसके संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सारे को मैं अभी देखूंगा। साथ ही साथ राज्य का अर्थ मौलिक अधिकार के संदर्भ क्या है, भाग 3 में क्या अर्थ रखा गया, भाग 4 में क्या है अंतर, इसको मैं देखूंगा। साथ ही साथ जो भी आधारभूत ढांचा के संदर्भ में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया वो क्या क्या है उसे देखते हुए इस आज के सेशन को समाप्त करूंगा। ये 7 पेज का पीडीएफ है और कल का 37 पेज का पीडीएफ होगा जिसमें सभी आयाम आपको पॉइंट दर पॉइंट मिलेंगे और वो चीज़ें जो भी उसमें रहेंगी वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो आप देंगे, आगामी एग्ज़ाम जो भी देंगे, परीक्षा देंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि वो 20 साल के सभी चीज़ों को उसमें समाहित किया गया। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है मूल अधिकार। तो क्या होता है मूल अधिकार? यह ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसे व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए समान रूप से अपरिहार्य माने जाते हैं। वह ऐसा अधिकार होता है जो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियाँ, जो उसके अंतर जो भी शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ तथा शैक्षणिक शक्तियाँ जो भी हों उसको विकास करने के लिए ये मूल अधिकार दिए जाते हैं, ताकि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान हो सके, उसके व्यक्तित्व में पूर्णता आ सके। इसलिए मौलिक अधिकार की संकल्पना की जाती है।
इन अधिकारों में कटौती की जा सकती है यदि ऐसा हो तो बड़ी अदालतों अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यह पूर्णतः अक्षुण्ण नहीं कहा जा सकता। यह युक्त रूप से प्रतिबंध इस पर लगाया जा सकता है, जिसकी सुनवाई बड़ी अदालतों अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में कभी नहीं होती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। जो भी होगी या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में होगी। हालांकि राज्य इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। देखने मैंने अभी बताया भी, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता, अक्षुण्ण नहीं है मौलिक अधिकार। वैधता की जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो वो न्यायालय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही न्यायालय की जांच करेगा उस वैधता, कटौती की वैधता को। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग जरूर है। असीमित नहीं है और जो भी होंगे वाद योग होंगे, न्यायालय में जाया जा सकता है। संसद इन अधिकारों की कटौती या कमी कर सकती है। मूल ढांचा को प्रभावित किया। केशवानंद भारती वाद के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। उससे पहले कटौती करती थी संसद। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है किस वाद के बाद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं किया, नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती? तो ये केशवानंद भारती वाद है। इससे पहले संसद कटौती कर सकती थी, जैसे संपत्ति के अधिकार में कटौती की थी। मूल अधिकार से हटाकर उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इस संदर्भ में वो मूल अधिकार कटौती कर से ये क्यों हटाया गया मौलिक अधिकार से, वो कल के सेशन में मैं बताऊंगा। आज बस इतना आप जाने, क्या संसद को अधिकार है कटौती करने का, वो मूल ढांचा को प्रभावित करना, अर्थात नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती, पॉजिटिव संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में। चलिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का शक्ति है। तो ये कब होता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान। तो ये कब होगा ये भी कल के सेशन में मैं बताऊंगा। आज केवल उन बातों पर चर्चा होगी कि इसमें डिस्प्यूट क्या है, इस संबंध में क्या क्या बातें हैं। चलिए, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित जो भी सेवाएं क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को ये अधिकार है, वो युक्त इन संबंधों में निर्णय नियम बना सकती है जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ को प्रभावित करती है। जहाँ सैन्य शासन लागू है वहाँ भी प्रतिबंध लगा सकती है। सैन्य शासन में मार्शल लॉ जहाँ लागू है वहाँ भी यह अनुच्छेद 34 के तहत संसद युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा की संज्ञा दी जाती है। स्टेट पीसीएस में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है और जो भी लोअर पीसीएस है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, इस सब में ये सब प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो इन सबों को भी देखना है। तो किन भाग को मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, अर्थात मौलिक अधिकार को। मूल अधिकार क्या है, कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के हैं। पहला प्रकार का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो अनुच्छेद 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, जिसमें अनुच्छेद 32 संवैधानिक रीट संबंधी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस पर विस्तृत चर्चा कल मैं करूंगा, इसमें लंबा सेशन कल से होगा। तो जो भी चीज़ें इसमें, जो भी अनुच्छेदगत व्याख्या कल होगी, उसके साथ जो भी विवाद होंगे, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए, इसकी चर्चा मैं करता जाऊंगा साथ ही साथ न्यायालय के बाद कौन कौन से आए हैं, अर्थात निर्णयन क्या कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किया है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, सभी पर कल विस्तृत चर्चा होगी। इसलिए ये जो सेशन चल रहा है उसे आप छोड़े नहीं और अंतिम तक देखें, ताकि आप जो भी आपको डाउट हो क्वेश्चन के संदर्भ में, टॉपिक के संदर्भ में, वो आपको क्लियर होता जाए और एग्ज़ाम में आप कम से कम गलती करें और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होने वाला अधिकार कौन है? अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19 और 19, 29, 30। तो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार है यहाँ पर भारतीयों को। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, सहकारी संघ या संचरण, निवास करने और व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19
साथ ही साथ अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार देता है। लोकसभा और विधानमंडल में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पदों की नियुक्ति अधिकारी संबंधी अधिकार यहीं से प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार के संदर्भ में ही। अन्य अधिकार क्या है? जैसे संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, ये सब थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में समझ लीजिए, क्योंकि कल से जो चर्चा होंगी वो ये सब शब्द आपको बार बार मिलेंगे, तो आप पहले ही समझ लीजिए ये सब क्या है, ताकि कल से आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने आज के सेशन में इसका इंट्रो लिखा है, ताकि उन चीज़ों को आप देख लें, ताकि कल से जब मैं बातें करूँगा तो आप यहाँ से चीज़ों को उठा के देखें इंट्रो में क्या क्या चीज़ें बातें हुई थी। तो चलिए सबसे पहले संवैधानिक अधिकार देखते हैं। ऐसा अधिकार जो संविधान में निर्मित है और जो नागरिकों के पक्षों को मजबूत करता है, अर्थात उसमें सकारात्मक बदलाव लाता है, तो उसे संवैधानिक अधिकार कहते हैं। किंतु कटौती करने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता, बल्कि अपील के माध्यम से जाते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको रिट दायर करना होता है, और जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो जैसे अनुच्छेद 265 विधिक सत्ता के बिना कर नहीं लगाया सकता है। अनुच्छेद 301 भारत में किसी राज्य क्षेत्र में समागम व्यापार करने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 326 मत देने का अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है। यहाँ मत देने का अधिकार और मताधिकार में हमेशा डिस्प्यूट होता है। ये क्या है आपको कल भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा था, तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं, कन्फ्यूजन होता है मत देने में और मताधिकार में, कौन सा अधिकार है। तो मत देने का अधिकार होता है संवैधानिक, और जो मताधिकार होता है वो आपको होगा विधिक और संवैधानिक। ये देखिए सांविधिक है, मतदान का अधिकार सांविधिक है। तो मैं कल इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा, ये क्यों अंतर होता है, शब्द को लेकर क्यों होता है, तो ये सब चीज़ें आपको कल चर्चा करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जो नागरिकों को कानून बनाकर दिए गए हैं, जैसे मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। फिर मानवाधिकार क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप मानवीय जीवन के लिए प्राप्त होते हैं, तो इसे मानवाधिकार कहते हैं। जैसे यह नागरिक, विदेशी, प्रवासी, तड़ीपार, फिर राजनीतिक आशय प्राप्तकर्ता इत्यादि सभी पर लागू होते हैं। मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार कंडीशनल होंगे। संवैधानिक अधिकार संविधान जिसे चाहेगा उसे देगा, ठीक है। संविधान जिस रूप से चाहेगा, जिस व्यक्ति को, नागरिक को भी दे सकता है और गैर नागरिक को भी, अर्थात भारत जिस देश का नागरिक होगा उस नागरिक को तो मिलेगा, जैसे भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं, तो भारतीयों को तो मिलेगा, गैर भारतीयों को भी मिल सकता है। ये डिपेंड नहीं कर सकता है कि गैर भारतीय जो होंगे वो ये दावा नहीं कर सकते क्यों नहीं हमें ये अधिकार मिला है, पर भारतीय दावा कर सकते हैं। सांविधिक अधिकार होता है नियम कानून बनाकर किसी विषय परिस्थिति को नियमन करना। इसमें भी नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। गैर नागरिक दोनों शामिल, दोनों के लिए समान नियम कानून बना सकते हैं, दंड का प्रावधान किया जा सकता है। पर यहाँ प्रयोग के स्तर पर दोनों में विभेद देखा जाता है, नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए। जब भी मैं ये बात बोल रहा हूँ तो भारत के संदर्भ में ही समझिएगा। तो भारतीयों के लिए और गैर भारतीयों के लिए। फिर मानवाधिकार जब चर्चा होगी, ये सभी विश्व के सभी देशों के लिए समान होगा। अगर अमेरिका में जो चीज़ें मानवाधिकार के संदर्भ में होगी वही भारत में भी होगी, वही चीन में भी होगी, वही बातें स्विट्ज़रलैंड में भी होगी। तो मानवाधिकार में बेसिक अंतर समझ लिए आप। नागरिक अधिकार क्या होता है इसमें देखिए, आपको सॉरी छूट गया, जैसे नागरिक, विदेशी, तड़ीपार आश्रयदाता को प्राप्त होता है। जैसे क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझ से भूख, प्यास, पोषण संबंधित मानवाधिकार के जो नियम बनाए गए हैं यूएनओ के द्वारा, उससे संबंधित, या यूनिसेफ के द्वारा भी मान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सभी देशों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। नागरिक अधिकार क्या होते हैं? ग्राहक के रूप में नागरिकों के हितों के लिए उपलब्ध अधिकार। तो यहाँ नागरिक अधिकार जब भी चर्चा होगी तो आप समझिएगा ग्राहक के रूप में नागरिक को समझता है। तो नागरिक को ग्राहक के रूप में समझता है, तो क्यों समझता है भाई? तो नागरिक के ग्राहक के रूप में समझने का अर्थ है जितना वो भुगतान करेगा उसको सेवा उतना दी जाएगी। जैसे पॉवेड में होता है रोल बैक स्टेट थ्योरी, अर्थात पश्चबेलन सिद्धांत। कहने का अर्थ इसी में आपको आता है कि
अब जो भी नागरिकों को सेवा और आपूर्ति के संदर्भ में जो भी अधिकार उसको दिया जाए, कुछ युक्त रूप से प्रतिबंध लगाकर जो भी चीज़ें हों, जो जितनी आपूर्ति करेगा उतनी उसको सेवा मिलेगी। यह द्वितीय पीढ़ी का अधिकार होता है, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त सेवा का अधिकार। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राहक को नागरिक को ग्राहक माना जाता है, उसके लिए कदाचार मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सेवा की कल्पना की जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है भाई, क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि वो बेहतर शासन उसको प्राप्त हो, बेहतर सेवा उसे प्राप्त हो, इस संदर्भ में दिया जाता है। सभी चीज़ें यहीं से स्पष्ट होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकारों की योजना क्या है, कब आई थी, इसे भी देख लेते हैं। 1512 ईस्वी में मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का जो था, उसी से संदर्भ में इसे माना जाता है कि मूल अधिकारों का यहाँ योजना, यानी पहली बार मूल अधिकारों के संदर्भ में लोग जाने। उसके बिल ऑफ राइट 1687 से 88 में जो बिल ऑफ राइट ब्रिटेन में आया, उसे विस्तृत रूप से मूल अधिकारों की योजना माना गया। पर हालांकि विधिवत रूप से लिखित रूप से संविधान में लागू होने वाला जो चीज़ें थी, कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इधर हो गया था। चलिए बढ़ते हैं। जैसे मैंने बात किया कि यह यहाँ पर 1512 ईस्वी में पहली बार जानकारी हुई मूल अधिकार किस रूप से देखा जाए। साथ ही 1687 में से बीच 88 में लोग जान सके, बिल ऑफ राइट के माध्यम से जान सके लोगों का मूल अधिकार क्या होता है। पर एक संविधान के तौर पर संविधान में वर्णित मूल अधिकार कब आया? अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया 1791 में। यह विधिवत रूप से लिखित रूप से शामिल किया गया कि हाँ, ये पॉइंट मूल अधिकार हैं। ये किसे मिलेंगे? नागरिक को मिलेंगे। और किसके विरुद्ध मिलेंगे? राज्य के विरुद्ध मिलेंगे। इसका संरक्षण कौन करेगा? न्यायालय करेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह यहाँ सबसे पहले विस्तृत की गई। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझें। अब इसमें ब्रिटिश प्रतिमान क्या है, अमेरिकी प्रतिमान क्या है और भारतीय प्रतिमान क्या है, इसे देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में मूल अधिकार नागरिकों को कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचाने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संसद संप्रभु है। ये ब्रिटिश प्रतिमान बोलता है किसी व्यक्ति को मूल अधिकार दिया जाएगा किसी देश में, तो ब्रिटिश प्रतिमान जहाँ लागू हो, किस संदर्भ में दिया जाएगा? वो कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने के लिए दिया जाएगा। कारण राजशाही से सत्ताशाही का हस्तांतरण के संदर्भ में बातें देखी जाती है। इससे संदर्भ में जैसे जो भी राजशाही देश होगा वहाँ पर अगर सत्ता हस्तांतरण होता, मौलिक अधिकारों का संरक्षण दिया है, तो इस संदर्भ में दिया जाए ब्रिटिश प्रतिमान के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका संसद वहाँ संप्रभु होती है। अमेरिकी प्रतिमान में जब बातें होंगी, मूल अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अतिक्रमण से बचाने के लिए दिया गया है। इसलिए इस संबंध में न्यायपालिका को संप्रभु शक्ति दी जाती है, ताकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ना हो सके, केंद्रीकरण ना हो सके। स्लिप हो गया था, टंग ऑफ स्लिप था। ये विकेंद्रीकरण ना हो सके, ये अमेरिकी प्रतिमान बोलता है। तो इस संदर्भ में ये देखा जाता है कि ये कार्यपालिका विधायिका दोनों, जैसे भारत में जैसे आप देखते हैं एक संदर्भ में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो कार्यपालिका और विधायिका जो होंगी एक साथ यहाँ कार्य करती है, पर न्यायपालिका यहाँ अलग कार्य करती है। पर अमेरिका में ये देखा जाता है वहाँ पर तीनों अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायिका अलग कार्य करती है, न्यायपालिका अलग कार्य करती है। पर वस्तुतः ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कार्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसलिए दोनों गठजोड़ करके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने का प्रयास करती है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए न्यायपालिका को संप्रभु बनाया जाता है अमेरिकी प्रतिमान के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो इसलिए जब भी चर्चा होगी इन लोकतांत्रिक देशों में जहाँ राष्ट्रपति शासन होता है, और जहाँ संसद संप्रभु न होकर वहाँ की न्यायपालिका संप्रभु हो, तो वहाँ पर अमेरिकी प्रतिमान जैसे मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अमेरिकी प्रतिमान के संदर्भ में होगा। अब देखते हैं भारतीय प्रतिमान क्या है। ब्रिटिश और अमेरिकी प्रतिमान दोनों है। क्यों है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 50 के तहत जो
न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका एक साथ कार्य करती है, और न्यायपालिका अलग रूप से यहाँ कार्य करती है। वो मॉनिटरिंग का कार्य करती है, देखती है, दिशा निर्देश देती है कि आप मौलिक अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी के बाद यहाँ पर देखिए आप कुछ जैसे कैसे ये अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिमान इसे माना जाए, इसके संदर्भ में कुछ बातें झलक के सामने आती है। जैसे आप देखते हैं अमेरिकी प्रतिमान और ब्रिटिश प्रतिमान में सबसे पहले न्यायिक पूर्वावलोकन अनुच्छेद 13 के तहत नजर आता है। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची 23 अप्रैल 1973 को लागू होती है। 9वीं अनुसूची जहां न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर हालांकि 1992 के बाद यह स्थिति बदली। अब विषय वस्तु पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, पर उससे पहले यह न्यायिक समीक्षा से बाहर थी। केशवानंदवाद मूल ढांचा जब आया उसके बाद स्थिति बदली। अब 1921 के तहत मूल अधिकार अब स्वांगीन अधिकार हो गया। अब लोगों के युक्तियुक्त प्रतिबंध का सकारात्मक रूप देखा गया, पॉजिटिव, केशवानंद भारतीवाद के बाद। तो फिर इसके न्यायपालिका को शक्ति दे दी जाती है अमेरिकी प्रतिमान के तहत। ये क्या दर्शाता है? अमेरिकी प्रतिमान को दर्शाता है। देख रहे हैं केशवानंद भारती, यहाँ भी न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाती है। वो अब आज के दौर से जब चर्चा करें, 2020 की चर्चा करें, तो इतनी सशक्त हो गई है कि किसी भी नियम कानून को बदल सकती जो युक्त मौलिक अधिकारों के विपरीत है। तो अमेरिकी प्रतिमान के रूप में ये झलकती है। साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पर संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को आरोपित कर दिया जाता है। ये एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर अनुच्छेद 51A में 42 मत अमेंडमेंट के तहत आरोपित किया गया। 51A 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 51A सम्मिलित किया गया। उस संदर्भ में देखते हैं संसद को संप्रभुता बनाती है, यह ब्रिटिश प्रतिमान को झलकाता है। तो इस प्रकार देखते हैं भारत में दोनों है, ब्रिटिश और अमेरिकन प्रतिमान दोनों झलकता है। पर वस्तुतः देखा जाए, जब आप देखते हैं व्यवहार में, तो अमेरिकी प्रतिमान ज़्यादा झलकता है, ज़्यादा व्यवहार में आता है, क्योंकि न्यायिक मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण जब होता है तो न्यायपालिका सशक्त होती है, दिखती है। ये विभिन्न बाद में आपको कल के सेशन में मैं बताऊंगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में कौन कौन से वाद आए, उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यायपालिका भर से विधायिका का वाद क्या था? प्रारंभ 50 से 60 के दशक में कार्यपालिका विधायिका प्रभाव अधिक थी। इसका कारण क्या है ये पहले देखेंगे, उसके विवाद कौन कौन से ये देखेंगे। तो क्यों था ये ऐसा? क्योंकि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति थी वो कौन करता था? कार्यपालिका के अधिकारी करते थे। या न्यायिक सक्रियता का अभाव था, और इसमें न्यायिक सक्रियता का भी अभाव था इन न्यायपालिका में। तो कार्यपालिका कहने का मतलब अस्थायी कार्यपालिका का अर्थ समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, उनके संदर्भ। अस्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका IAS होते हैं। IAS रैंक के सभी अधिकारी से लेकर ग्रुप D तक के लोग अस्थायी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? अस्थायी कार्यपालिका करते थे। फिर उसके 1951 में शंकरी प्रसाद वाद जब आता है, संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, तो विधायिका यहाँ प्रभावी रहती है। 1960 में बेरू बावरी आता है, उसके बाद कुछ बातें होती हैं। जब गोलकनाथवाद 1967 आता, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। जब ये बात कह दी गई, कारण क्या था? राजनीतिक मूल्यों में गिरावट और कार्यपालक सत्तावादिता को बढ़ावा दिया गया। देख रहे हैं 1967 के दौर चल रहा है, तो इस समय शासन प्रशासन आप देख रहे हो एक दलीय प्रभुत्व जो था उसका ह्रास हो रहा था। ये कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व जो राष्ट्र में था, वहाँ पर विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में दूसरे पार्टियों का हो रहा था, शासन प्रशासन प्रारंभ हो गया था। तो इससे राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, खरीद फरोख्त की बिक्री और जो राजनीतिक कार्यपालिका के संदर्भ में देखी जाती है, तो वो सब घटने लगा था। इसके कारण यहाँ पर सत्तावादिता, कार्यपालिका सत्तावादिता बढ़ा। इस कारण गोलकनाथवाद के बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 जब आता है, गोलकनाथवाद के विरुद्ध व्यवस्था दी गई, जिसमें संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है जो अनुच्छेद 368 के तहत न्यायालय में गम्य नहीं होगा, न्यायालय योग में वाद्य योग नहीं होगा। 24वां संविधान संशोधन
कहता है। तो ये जब संशोधन जब करा दिया गया 1971 में, तो न्यायपालिका वर्सेस विधेयक का विवाद और भी बढ़ गया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से यहाँ बोल दिया गया केशवानंद वाद के बाद कि संसद को संपूर्ण शक्ति है, जिसमें जो भी वो संशोधन करेगी वो न्यायालय में नहीं जा सकती, न्यायालय में वाद योग नहीं होगी। और 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती, किंतु मूल ढांचा को प्रभावित करना। यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड खेलती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये ट्रम्प कार्ड क्या था, कल के सेशन में मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये यहीं पर आप समझ सकते हैं कि मूल अधिकार अब किस रूप से वर्तमान 2020 में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर रहा, जब चाहे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे यूज करती है किसी भी वाद के संदर्भ में। तो एक प्रकार का ये ट्रम्प कार्ड है मूल ढांचा। चलिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 संसद समान विधि में किसी विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा शामिल है। फिर मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में 42वां संविधान संशोधन करके अवैध घोषित कर दिया गया इस 44वां संविधान संशोधन को, जिसमें यह विषय वस्तु के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह करता है। न्यायालय का पलड़ा भारी हो जाता है अमेरिकी प्रतिमान के तहत, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मूल ढांचे को ट्रम्प कार्ड के समान अब प्रयोग किया जाने लगा। कब? केशवानंद भारती वाद के बाद। अब राज्य का अर्थ क्या है इस संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, यानी भाग 3 के संदर्भ में जब देखते हैं तो राज्य का अर्थ ये है कार्यकारी और विधायी अंग संघीय सरकार को क्रियान्वित करने वाली सरकार, और भारत सरकार या संसद जो भी है उसको राज्य माना जाएगा। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाला सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि राज्य होंगे। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर वैधानिक संवैधानिक प्राधिकरण, LIC, ONGC इत्यादि जो भी होंगे वो सारे राज्य कहलाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य करते हैं वो राज्य माने जाएंगे। और राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण जब होता है, राज्य के द्वारा जब अतिक्रमण होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वाद जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य किसे माना गया, इसे आप बेहतर तरीके से समझें और नोटबुक में अपने अच्छे तरीके से इसको देख लें। अब केशवानंद भारतीवाद के बाद आधारभूत ढांचा जो आया, मूल ढांचा का सिद्धांत जो आया, वो विभिन्न वादों में मूल ढांचा कौन कौन से रूप में शामिल हुए उसे देख लेते हैं। केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरल राज्य 1973 में संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा माना गया। आज सरकार का गणतांत्रिक और लोकतंत्रात्मक स्वरूप को मूल ढांचा माना गया। पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना गया। शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत को मूल ढांचा माना गया। संप्रभुता को मूल ढांचा माना। राष्ट्र की एकता अखंडता को मूल ढांचा। वैधानिक व्यक्तित्व स्वतंत्रता को मूल ढांचा माना। तो ये देखते हैं 7 प्रकार का जो मूल ढांचा केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं PCS में और UPSC में भी ये प्रश्न पूछे गए। साथ ही लोअर PCM मूल केशवानंद भारतीवाद में कौन से मूल ढांचा किनको माना गया। तो इसमें से एक था जैसे पंथ निरपेक्षता था और एक संप्रभुता था। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायणवाद 1975 में अवसर और परिस्थिति की समता जो दिया गया उसे मूल ढांचा माना दिया गया। सभी व्यक्ति को समान अवसर होंगे, सभी समान रूप से व्यवहार। पंथ निरपेक्षता को फिर से पुनः मूल ढांचा माना गया। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता को भी मूल ढांचा माना गया था, पर इंदिरा गांधी में भी पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा पुनः माना गया। अंतःकरण का स्वतंत्रता को मूल ढांचा माना गया। विधि के संज्ञान या शासन को भी मूल ढांचा माना गया। तो देखते इस प्रकार 4 प्रकार का जो मूल ढांचा है इंदिरा गांधी वाद राजनारायण में 1975 में मूल ढांचा के रूप में शामिल हुआ। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में संसद की संशोधनकारी शक्ति, न्यायिक पूर्वालोकन, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन की स्थिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये PCS के एग्जाम में पूछा गया है और ये मिनर्वा मिल्स वाद हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद 1992 में विधि का शासन और अनुच्छेद 15-16 को मूल ढांचा माना गया। SR बोमईवाद 1993 में संघात्मक धर्मनिरपेक्षता को
मूल ढांचा माना गया। झंडावाद का संबंध इसी से देखा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे, पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में और प्लस बीपीएससी में, कि झंडावाद का संबंध किस वाद से है। तो और कियोतो होलोदात बमान जाचिहुवाद 1993 आया था। उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचा माना गया, संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मूल ढांचा। तो प्रश्न यहाँ से भी पीटी में पूछा गया है, ये यूपीएससी में पूछा है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ 1994 अनुच्छेद 32 को ही मूल ढांचा मान लिया। तो आप देखते हैं मूल ढांचा का प्रकृति कैसे बढ़ा, और इसके बाद और भी जो निरंतर आएंगे मूल ढांचा, ये तो बेसिक था जो उस समय ढांचा हो चुका था 1994 के बाद। 94 के बाद भी बहुत से मूल ढांचे के रूप में शामिल हुए। उसे जो कल से जो सेशन प्रारंभ होगा उसमें आगे विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, शायद लंबा वीडियो बन गया, 30 मिनट का बन गया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में, वो क्लियर कट आपको वो एग्ज़ाम प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में आप होंगे। तो इसके साथ ही हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज अवेलेबल है, नोट्स जो भी है अवेलेबल हैं, और जो भी आपको क्यूरीज दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा डीएनए का डेली टेस्ट चलता है, जो पेड ग्रुप है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही बीपीएससी, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस सभी टेस्ट यहाँ कराए जाते हैं। यूपीएससी के टेस्ट होते हैं, पीटी प्लस मेंस के। तो आप किसी भी से प्लेटफॉर्म पर जुड़कर युक्ति आईएएस द्वारा जो सारगर्भित मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ताकि हम और भी मोटिवेट हो और बेहतर रूप से कार्य कर सकें। इसी के साथ मैं अमर कुमार अब से विदा लेता हूँ। जय हिंद।